नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। वो आपको बता दें केदारनाथ धाम से जुड़ी बड़ी खबर। दिनों दिन बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सितंबर में अब तक पहुंचे 23,000 श्रद्धालु, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो दिनों दिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है केदारनाथ में बढ़ती जा रही है। केदारनाथ धाम से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिनों दिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सितंबर में अब तक पहुंचे 27,000 श्रद्धालु, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिनों दिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। सितंबर में अब तक 27,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो केदारनाथ धाम से जुड़ी आ रही बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिनों दिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सितंबर में अब तक 27,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ पहुंचे हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। दिनों दिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो पिथौरागढ़ दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानकारी मिल रही है। 2 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल जो है वो यहाँ पर बन सकता है और बद्री केदार धाम के भी कर सकते हैं दर्शन। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इस जानकारी के साथ। यशराज, पिथौरागढ़ दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर फिर से आ सकते हैं। उनका ये शेड्यूल अक्टूबर में उनका शेड्यूल बनते हुए नजर आ रहा है। वहीं कल प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बात हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की जरूर संभावना है, लेकिन उनके कार्यक्रम की अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव रहता है। उत्तराखंड में वो हमेशा उत्तराखंड के लोगों से वो हमेशा आकर के मिलते हैं और उत्तराखंड में उनकी हमेशा से चर्चाएं रहती है। उत्तराखंड के लिए पीएम मोदी ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जो यहाँ के जनता के लिए राहत की सांस, और यहाँ के लिए उन्होंने अनेक राहत कोष भी जारी किया है। वहीं यदि बात की जाए कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक तो प्रधानमंत्री अपने भ्रमण के दौरान प्रसिद्ध नारायण आश्रम और आदि कैलाश के भी दर्शन करेंगे। वहीं 11 अक्टूबर से नारायण आश्रम में पीएम मोदी विश्राम कर सकते हैं और 12 अक्टूबर को चीन सीमा पर स्थित व्यास घाटी के जौलीकांग पहुंचकर आदि कैलाश का वो दर्शन करेंगे। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्ता करेंगे और स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। यूं तो यह जो जानकारी मिल रही है, किसी की जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, इसकी कोई पुख्ता प्रमाणिकता नहीं है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से कल जब मेरी बात हुई थी तो मैं स्पष्ट रूप से कहा था कि अभी उनके आने का कोई शेड्यूल नहीं बन पाया है, लेकिन यह सूत्रों के मुताबिक यह कयास लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे बात की जाए विधानसभा चुनाव की बात की जाए, चाहे लोकसभा की बात की जाए, हमेशा यहाँ पर सतर्क दिखते, यहाँ पर सजग दिखते हैं। विशेष प्यार, विशेष लगाव हमेशा से उत्तराखंड की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा हुआ रहता है। कई सौगात भी यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते रहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तराखंड जो हिमालय पहाड़ के नीचे बसा हुआ एक क्षेत्र है, राज्य है, यह जब अपनी रजत जयंती मनाएगा तब तो देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में से प्रथम स्थान पर आना चाहिए। और उन्होंने यहाँ के लोगों से भी यहाँ के एक आह्वान किया है कि अपने घरेलू चीजों को क्या विकास करें और घरेलू चीजों को बढ़ावा दें। इसलिए उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के पहाड़ और पानी और उत्तराखंड की जवानी, यह दोनों हमारे देश के काम आनी चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड की यदि बात करते हैं तो उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल क्षेत्र है, जहाँ के बच्चों में, यहाँ के लोगों में सेना में भर्ती होने का एक जज्बा दिखता है। इसी जज्बा को वो सलाम करते हुए भी लगातार वो कहते हैं कि उत्तराखंड के जो यूनिट होते हैं, चाहे बात की जाए गढ़वाल यूनिट की बात की जाए, वो हमेशा से देश के प्रहरी के रूप में खड़े रहते हैं सीमा पर, और उनके रहते हुए कभी भी देश के सीमा के अंदर कोई भी
दुश्मन घुस नहीं सकता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार यह दौरा जो है अपने आप में जरूर कुछ न कुछ बात करता है। और यदि राजनीतिक मायने की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा जरूर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का भी आगाज एक करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना, यहाँ पर जनसभा को संबोधित करना, लोगों से खास करके उत्तराखंड के जनता से मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात को कहता है। अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास लगाया जा रहा है कि क्या यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के साथ ही साथ देश के लिए भी, चाहे अन्य भी जो भी पहाड़ी राज्य है, जैसे कि जम्मू कश्मीर बात की जाए, जैसे हिमाचल प्रदेश बात की जाए, इसके लिए भी क्या वो कुछ न कुछ तैयारियां कर रहे हैं? क्या इसके बाद उनका वहां का भी दौरा होगा? तो यह लोकसभा चुनाव को यह देखते हुए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि उत्तराखंड में उनका भ्रमण हो रहा है। और यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो बहुत कम ही समय वो प्रवास पर रहते हैं, रुकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड दौरे पर है तो यहाँ पर वो रुकेंगे भी और लोगों से भी वार्ता करेंगे। अमूमन यह देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं या कोई भी प्रधानमंत्री जब आते हैं वो सिर्फ जनसभा को संबोधित करते हैं, जनसभा के बाद वो वापस चले जाते हैं। लेकिन इस बार जनसभा के साथ साथ उनका यहाँ के जनता से भी वार्ता करना है, यहाँ के जनता से भी उनको मिलना है। इस प्रकार से कार्यक्रम का शेड्यूल तय किया गया है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज इस तमाम जानकारी के लिए। और बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर ये माहौल जो है वो बन सकता है, यहाँ से आगाज हो सकता है। तो बद्री केदार धाम के भी दर्शन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, सभी जिलों में भारी बारिश का यह अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो भारी बारिश का ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य मौसम विभाग ने सभी जिलों को यहां पर अलर्ट रहने के निर्देश, यहां पर जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट, सभी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। पहाड़ी राज्यों के जो पहाड़ी जगहों के लोग हैं, पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, उन्हें भी वहां तक शिफ्ट किया जा रहा है। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, भारी बारिश को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी अंजलि, निश्चित तौर पर एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अभी पिछले दिनों की बात करें तो लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही थी और उससे आम जीवन प्रभावित हुआ था। इसके बाद फिर से एक बार मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए जो है अलर्ट जारी किया है कि बारिश जो है वो होने वाली है और अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। तमाम सारे जो विभाग हैं उन्हें भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग हो, पुलिस विभाग, तमाम जगहों की मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेंसिटिव जोन है, क्योंकि जो लगातार बारिश होने से तमाम जगहों पर पहाड़ी से मलबा आता है, मार्ग बाधित हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए जो सेंसिटिव जोन है वहां पर उनकी मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। रास्ते बाधित ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग समय समय पे अपने एडवाइजरी जो है वो जारी करता रहता है। फिर एक बार मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है कि बारिश से तेज बारिश होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग अपनी एडवाइजरी जारी करता रहता है। साथ ही शासन और प्रशासन की बात करें तो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया है और अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग तमाम जगहों की मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा है कि किस तरीके से कहीं भी मार्ग बाधित ना हो, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। हालांकि नवीन, इससे पहले भी जब आपदा आई थी और काफी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, उस दौरान भी हमने देखा कि प्रशासन की मुस्तैदी नजर आई, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। इस बार अगर ऐसी स्थिति बनती है तो प्रशासन उसे लेकर कितना अलर्ट है? जी अंजलि, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जब बारिश होती है तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमाम जगहों पे मलबा आने से मार्ग बाधित हो जाते हैं, रोड कनेक्टिविटी टूट जाती है, गांव से कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब इस बार की तैयारी जो है उसे तैयारी को पूरा करने का काम किया।
बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदन में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर हुई चर्चा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल चर्चा के दौरान हुए भावुक। राज्य आंदोलन के दिनों को किया याद। उत्तराखंड में डेंगू का कहर जारी। 1000 के पार पहुंचा डेंगू मरीजों का आंकड़ा। डेंगू से अब तक 13 लोगों की मौत। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जिले में हो रह सकती है बारिश। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। नैनीताल में देर रात तक हुई भारी बारिश। पूर्वानुमान के बाद अब पुलिस विभाग अलर्ट। उधर सीएम धामी के आदेश पर देवभूमि नशा मुक्त अभियान। आबकारी विभाग की टीम कर रही कार्रवाई। सहदेवपुर गांव में जंगलों के पास की छापेमारी। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन उठा विशेषाधिकार हनन का मामला। विधायकों ने अधिकारियों पर लगाए उनका सम्मान न करने के आरोप। रुद्रपुर में शराब की तस्करी के मामले में चोरी किए गए नए ट्रैक्टर की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। सहायक आबकारी आयोग की संलिप्तता आई सामने। वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस की कामयाबी। 3 शातिर वन्य जीव तस्करों को बाजपुर से किया गया गिरफ्तार। बिहार के बादराबाद क्षेत्र में देर रात खड़ी कार में लगी आग। आसपास खड़ी गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। आग की लंबी लपटों को देख मचा हड़कंप। दून समेत 5 जिलों में आज बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान ने जारी किया अलर्ट। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि हरिद्वार में फिरान कलियर साबिर पाक का 755वां सालाना उर्स 16 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। उर्स मेले में लाखों की संख्या में देश विदेश से जायरीन फिरान कलियर पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। पुलिस प्रशासन लगातार बैठक कर मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि एसपी देहात स्वप्न कुमार किशोर सिंह का कहना है कि उर्स मेले को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है और साथ ही मेले में पर्याप्त पुलिस फोर्स मौजूद रहेगा और मेला क्षेत्र में एक पुलिस थाना भी खोला जाएगा। प्रशासन और पुलिस के द्वारा समन्वय स्थापित कर जो भी अतिक्रमण हटाने और अन्य कार्य अमल में आने हैं वे सभी किए जा रहे हैं। चूँकि इसमें अलग से ही उर्स के लिए एक अलग से कोतवाली बनती है और उसके लिए अलग से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नियुक्त होते हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स होगी वो सब प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों से लगातार सावधानी बरतने और सजग और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। उधर आपको बता दें कि उत्तरकाशी के जनपद मुख्यालय के बाहर इन दिनों कूड़े का पहाड़ जमा हो गया है, जिसके चलते शहर में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ये कूड़ा बड़ी बीमारियों को न्योता दे रहा है, तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू मलेरिया बड़ी मात्रा में यहां पर फैल रहा है। ऐसे में अब लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता भी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर जल्द कूड़े को हटाया नहीं गया तो फिर कूड़ा स्थल पर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। उधर उत्तराखंड के आपको बता दें कि हिमवंत फिल्म सोसाइटी ने नारायण भूमि भवन में एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर लॉन्च किया है। वहीं भारतीय चित्र साधना के संस्थापक सदस्य अरुण अरोड़ा ने न्यू फिल्म फेस्टिवल का विषय रखा और कहा कि सिनेमा और संस्कृति परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही बताया कि फिल्म महोत्सव में मुख्य रूप से आजादी का अमृत महोत्सव और उत्तराखंड की संस्कृति जैसे विषयों पर आधारित फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए है। 1 तो 3 दिसंबर 2023 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में यह कार्यक्रम रहने वाला है। इसमें
3 कैटेगरी हैं। पहली है डॉक्यूमेंट्री, वृत्तचित्र, कथा फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यू ड्रामास। और जो अधिकतम सीमा रहेगी वो 20 मिनट की रहेगी। जो कुल नगद पुरस्कार हम लोग देने वाले हैं सब मिलाकर 2 लाख रुपए के होंगे। विषय है आजादी का अमृत महोत्सव। उधर देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी भी डेंगू की चपेट में आ गए हैं। विक्रम सिंह इन दिनों विधानसभा की कार्रवाई को लेकर देहरादून में हैं और जानकारी के अनुसार उन्हें सदन की कार्रवाई के दौरान ही अचानक से तेज ठंड और बुखार की शिकायत हुई। प्राथमिक जांच के दौरान पाया गया कि कांग्रेस विधायक डेंगू से पीड़ित हैं। उधर उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल उठाया तो धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों का भी पारा चढ़ गया। संतों का कहना है कि हिंदुओं और सनातन को गाली देकर चर्चा में आने का नया ट्रेंड बन गया है। जो लोग इस तरह की अनर्गल बयानबाजियां कर रहे हैं उन्हें भारत की संस्कृति और सभ्यता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इन नेताओं का बयान बेहद निंदनीय है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिसने भी सनातन का विरोध किया है वो मिट गए हैं, उनकी सल्तनत ही समाप्त हो गई है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी ऐसे ही किया था। गौ हत्या पे हमारे कई संतों को मारा गया था। क्या हुआ? आज वही कांग्रेस समाप्त हो रही है। तो जो भी व्यक्ति सनातन का विरोध करता है, सनातन के खिलाफ बोलता है, उसका जो है नाश हो जाता है। और क्या पता उत्पत्ति क्या है? जब उसने अध्ययन ही नहीं किया, उसने स्वाध्याय ही नहीं किया, उसको क्या मालूम होगा? ये जितने भी लोग हैं ये सब इनको पॉपुलर होना है सोशल मीडिया में, क्योंकि आपने देखा होगा आज तक हम भी जो है करुणानिधि का जो बेटा है पोता उसको नहीं जानते थे। जब ये बयान आ गया पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम हो गया, क्योंकि अब एक नया ट्रेंड बन गया है। हिंदुओं को गाली दो, सनातन को गाली दो, उनका नाम हो जाता है। और सनातन धर्म को ही मानने वाले लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। सनातन धर्म की उत्पत्ति अनादिकाल से है और हम सब लोग वेद को मानते हैं। ये इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण बयान ये दर्शाते हैं कि इनको इस देश के धर्म, भाषा और संस्कृति का ज्ञान नहीं है। इस धर्म की जो महत्ता है इसके संदर्भ में अगर बोला जाए तो कई दिन भी कम पड़ सकते हैं। और चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि बागेश्वर में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की भले ही हार हुई हो पर बावजूद इसके कांग्रेस का वोट बैंक 20% बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। मंडल सेरा बूथ जो कैंडिडेट का बूथ है उसमें कांग्रेस जीती है और बीजेपी का कैंडिडेट हारा है। पूरे प्रशासनिक अमले जमले का इस्तेमाल करके सारी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई, जबकि कांग्रेस ने अपना 20% वोट बढ़ाया है। 10,000 वोट हमने अपने पिछले 2022 के चुनाव के बाद जोड़ने का काम किया है। और चुनाव कमीशन ने भी देखा कि धांधली हुई है। चंदन राम दास की कंडोलेंस का सीधा प्रसारण बागेश्वर में वोटिंग के दिन कराया गया, जो अपने आप में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं पत्रकारों को प्रेस करने से रोका गया। माले और जितने हमारे अन्य दल के लोग वहां आए थे वो प्रेस करना चाहते थे, उनको प्रेस करने से रोका गया। तो निश्चित ही प्रशासन का इस्तेमाल बीजेपी ने इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया, लेकिन बीजेपी का ये की नैतिक हार है और मैं मानता हूं कि 2024 के लिए शुभ संकेत है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।